आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी लवर 99 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि स्टोरी आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 16 आर्यन की जान खतरे में। अनन्या इस वक्त बेड पर बैठी थी, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, मगर उसकी नजर अभी अभी उस बैग पर थी जिसमें पैसे रखे थे। ये देखकर सोफे पर बैठे दोनों आदमी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनमें से एक आदमी अनन्या को घूरते हुए बोला, ओए लड़की, तुम यह कैसे आई? क्या तुम कोई जासूस हो या फिर कोई पुलिस वाली? उस आदमी ने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि वो दोनों आदमी ही एक स्मगलर थे जो ड्रग्स का धंधा करते थे और आज वो लोग यहाँ एक बहुत बड़ी डील के लिए आए थे। वही उस आदमी का सवाल सुनकर अनन्या अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाने लगी। फिर कुछ सोचकर डरते हुए बोली, मैं अगर आपके सवाल का जवाब दूंगी तो क्या आप मुझे ये पैसे दोगे? इतना कहकर वो पैसों से भरे बैग की तरफ इशारा करने लगी। उसकी बात सुनकर पहला आदमी बोला, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए और तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम कोई गरीब हो जिसे पैसे की जरूरत पड़े। इतना कहने के बाद वो अपने साथी से आगे बोला, पीटर, हम इस लड़की को ऐसे नहीं जाने दे सकते वरना ये सबको हमारे बारे में बता देगी। उसकी हमें यहाँ मिलते हुए पीटर अनन्या को देखते हुए अपनी आंखें छोटी करके बोला, डैनी, तुम सही कह रहे हो, शकल से तो ये लड़की भोली लग रही है, पर अक्सर भोले लोग ही खतरनाक होते हैं। ये सुन डैनी भी अनन्या के भोले चेहरे को देखने लगा जिसकी नजर अभी भी सिर्फ पैसों पर थी। वही अनन्या उन पैसों को देखकर मन में बोली, लगता है ये लोग काफी अमीर है, इतने अमीर तो शायद मॉन्स्टर भी नहीं है। अगर होते तो मुझे जरूर पता चल जाता। ये सब सोचने के बाद वो पीटर को बड़ी ही उम्मीद से देखते हुए बोली, अंकल, क्या आप लोग अमीर हो? प्लीज मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। ये सुनकर पीटर और डैनी हैरान हो गए, मगर फिर पीटर अपनी गन निकाल कर अनन्या को डराते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप, वरना गोली सीधा तेरे भेजे में उतार दूंगा। पीटर के डराने से अनन्या डरी तो नहीं, पर उल्टा उसी से सवाल करते हुए बोली, अंकल, वैसे क्या ये असली गन है? अगर मैं इसे बेच दूं तो कितने पैसे मिलेंगे? उसका सवाल सुनकर पीटर ने अपने बाल नोच लिए। वो चिल्लाए हुए बोला, मुझे भी पैसे पसंद है, पर तुम तो हमसे भी ज्यादा लालची हो। तुम्हें देखकर लगता है कि वक्त आने पर तुम पैसों के लिए किसी को भी बेच सकती हो। उसके इतना कहते ही अनन्या उसे घूरते हुए बोली, कब से मुझ पर और मेरे बेबी देवर पर नजर रख रहे हो तुम लोग? वरना तुम्हें कैसे पता चला कि हमने मिलके अंश अंकल को उनकी ही होने वाली बीवी को बेच दिया है? उसके ये कहते ही पूरे रूम में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी डैनी हंसते हुए पीटर से बोला, ये बड़ी खतरनाक है, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो वरना दिक्कत हो जाएगी। वो बोला ही था कि तभी उस रूम में एक 22 साल की लड़की आई जिसने ब्लैक कलर का पैंट, टी शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ था। उस लड़की की प्रेजेंस इतनी डरावनी थी कि पीटर और डैनी के पसीने निकलने लगे। पीटर जल्दी ही अपनी जगह से खड़े होकर उस लड़की के सामने सर झुकाते हुए बोला, वेलकम, आज हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आइए बैठिए। उसके इतना कहते ही अर्शी अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर पूरे कमरे को अपनी सख्त नजरों से स्कैन करने लगी। तभी उसकी नजर अनन्या पर पड़ी। उसे देखकर अर्शी के माथे पर बल पड़ गए तो डैनी जल्दी से अर्शी को समझाते हुए बोला, आज वो ये लड़की पता नहीं कहां से आ गई, इसने हमारे पैसे भी हड़पने की कोशिश की। इतना कहते ही डैनी अर्शी के पीछे देखने लगा जहां आर्यन को पकड़े 2 लोग खड़े थे। आर्यन के भी हाथ बंधे हुए थे। ये देख डैनी ने अर्शी से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की, वो बस सर झुकाकर खड़ा रहा। तो अर्शी उसके बगल से निकलकर जाके सोफे पर किसी क्वीन की तरह बैठ गई और फिर अपनी सर्द आवाज में बोली, क्या अब हम शुरू करें? उसकी सर्द आवाज सुनकर रूम में मौजूद सभी लोग डर गए, पर आर्यन और अनन्या को तो अश्वत्थ की याद आ गई क्योंकि वो भी ऐसे ही बिहेव करता था। अश्वत्थ को याद करते करते आर्यन भी रूम के अंदर आ गया, मगर जैसे ही उसने अनन्या को देखा वो उछलते हुए बेड पर बैठ के चिल्लाया, बेब मॉम, आप यहाँ पर? क्या आपको पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ इसलिए ही आप यहाँ आ गई? आर्यन को अचानक अपने सामने देखकर अनन्या की भी आंखें चमकने लगी। वो आर्यन के करीब खिसकते हुए बोली, बेबी देवर, वो आपको पता है यह बहुत पैसा है।
इतना कहकर वो पैसों से भरे बैग की तरफ इशारा करने लगी। वही आर्यन ने जैसे ही उन पैसों को देखा, उसके मुंह से लार निकलने लगी। ये देख अर्शी मन में बोली, तो ये इसका देवर है, पर दोनों ही लालची है। देखकर लगता है कि शायद पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अर्शी ये इसलिए बोल रही थी क्योंकि आर्यन पूरे टाइम उससे बस पैसों के बारे में ही पूछ रहा था। अर्शी ने फिर अपने सर को झटका और पीटर को देखने लगी। तो पीटर अर्शी से बोला, आज हमारे पास कई तरह के ड्रग्स है, आपको कौन सा चाहिए देखिए। मैं पहले ही बता देता हूँ, हमने अभी एक डील की थी जिसमें क्लाइंट ने हमें 1 करोड़ दिए हैं, इसलिए आपको भी 1 करोड़ या उससे ज्यादा ही देने होंगे। ये सुनकर अर्शी डेविल स्माइल करके बोली, आज हमेशा सही रेट ही लगती है, फिर वो चाहे जो हो। इतना कहकर वो अपने लोगों को देखने लगी जो दरवाजे के पास खड़े थे। तभी डैनी ने अपना एक दूसरा बैग निकलकर अर्शी के सामने रख दिया, जिसमें ढेर सारा ड्रग्स था। उस ड्रग्स को देखते हुए डैनी खुश होकर बोला, आज आपको ऐसा माल और कहीं नहीं मिलेगा। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसकी दर्द भरी चीख पूरे रूम में गूंजने लगी और अगले ही पल डैनी खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि अर्शी ने उसके माथे पर गोली मार दी थी। ये देख पीटर चिल्लाते हुए बोला, ये क्या किया? इतना कहकर वो भी अपनी गन निकलने लगा, पर वो गन निकाल पता उससे पहले ही अर्शी ने उसे भी मार दिया और फिर इविल स्माइल करके बोली, आज को गलत काम और गलत लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी को लगता है कि आज एक गैंगस्टर है जो गलत काम करती है, पर किसी को ये नहीं पता कि वो लोगों की नजरों में बिना आए सही काम करती थी और गलत करने वालों को मार देती थी। वही गोली के चलते ही आर्यन और अनन्या ने एक दूसरे को पकड़ लिया। तभी आर्यन डरते हुए बोला, बेब अपनी जीडी गन से पटके दगा रही है, ऐसे पटके भाई भी मुझे दिवाली पर देते हैं। वही जीडी सुनकर अनन्या ने परेशान होकर पूछा, ये जीडी क्या है? तो आर्यन शर्माते हुए बोला, भाई कहते हैं जो हमें किस करता है हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो गैंगस्टर ने मुझे किस किया, फिर भी मैं अपना दिल बड़ा करके इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो ये आपकी गैंगस्टर देवरानी हुई न, मतलब जीडी। वही दोनों की बातें सुनकर अर्शी उन्हें घूरने लगी। वही अर्शी का पीए जो ये सब कुछ देख रहा था, उसने अपना गला साफ करते हुए उससे पूछा, बॉस इन दोनों का क्या करना है? इतना कह वो और अर्शी दोनों ही आर्यन और अनन्या को घूरने लगे। वही दूसरी तरफ अश्वत्थ वेद के साथ मीटिंग रूम में जा ही रहा था कि तभी अहम उसके पास भाग कर आया और हाफते हुए बोला, बॉस हमारे दुश्मनों को आर्यन के बारे में पता चल गया है कि वो इस वक्त होटल में है, शायद वो सब होटल पहुंच भी गए हैं। ये सुनकर कि आर्यन की जान खतरे में है, अश्वत्थ का चेहरा डार्क हो गया। वो तुरंत भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। वही वेद ने अहम से पूछा, अंश भी तो साथ है, जल्दी उसे कॉल करो। तो उसकी बात सुनकर अहम परेशान होकर बोला, पता नहीं क्यों उसका कॉल नहीं लग रहा, कहीं वो लोग खतरे में न हो। इतना कहकर वो दोनों भी बाहर चले गए। वही अनन्या की सौतेली माँ लीला जी शॉपिंग पर जा रही थी। वो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी घर की डोर बेल बजी तो लीला जी ने जैसे ही दरवाजा खोला वो हैरान हो गई, खुनकी उनके सामने एक वकील खड़ा था। उस वकील को देखकर लीला जी ने कंफ्यूज होकर पूछा, जी आप कौन और आपको किससे मिलना है? उसकी बात सुनकर वो वकील जो दिखने में लगभग 30 का लग रहा था, उसने अपने गॉगल को सही करते हुए कहा, मिसेस खुराना मैं यहाँ मिस अनन्या के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उन्हें ओरिजिनल पेपर्स लेने आया हूँ। ये सुनकर लीला जी शॉक हो गई, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि वो हैंडसम सा दिखने वाला लड़का सच में दहेज के लिए कोई वकील भेज देगा। लीला जी ये सब सोच ही रही थी कि तभी रिया ने उनके पास आकर पूछा, मॉम कौन है? वो इतना ही बोली थी कि तभी उसकी नजर उस हैंडसम से वकील पर पड़ी जो उसे ही इविल स्माइल करके देख रहा था। उसे देखते ही रिया मंत्रमुग्ध हो गई। ये देख वो वकील मन में बोला, वेद ने सही कहा था, इस घर में एक डायन भी है जो अपने चेहरे पर एसेंट पेंट लगाकर घूमती है, बचकर रहना होगा अभिषेक तुझे। इतना कहते ही वो बिना किसी भाव के रिया को घूरने लगा। ये है अभिषेक, अश्वत्थ का पर्सनल वकील और दोस्त भी। इनका स्वभाव सबसे अलग है, जो इनके साथ जैसा व्यवहार करता है ये भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। रिया की आवाज सुनकर लीला जी को होश आया तो वो अभिषेक को देख चिल्लाते हुए बोली, हम किसी अनन्या को नहीं जानते, जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो डोर बंद करने लगी
तो अभिषेक ने एक किक मार के डोर खोलते हुए सर्द आवाज में कहा, तुम नागिनों को प्यार की बोली समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं भी सपेरा हूँ और नागिनों को कैसे वश में करना है ये मुझे अच्छे से आता है। अभिषेक के इस तरह दरवाजे पर किक मारने से लीलाजी डर गई। वो खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। उनके गिरते ही रिया उन्हें उठाते हुए बोली, मॉम मॉम उठिए। इतना कहकर रिया लीलाजी को उठाने लगी, पर लीलाजी उठ ही नहीं पा रही थी। ये देख अभिषेक इविल स्माइल करके उनका मजाक उड़ाते हुए रिया से बोला, अरे पगली क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? ये नहीं उठने वाली, क्योंकि मेरे जैसे सपेरे को देखते ही बड़ी बड़ी नगीनें जमीन पर रेंगने लगती है, और तुम्हारी माँ तो फिर भी एक छोटी प्रजाति की नागिन है। इतना कहकर वो हंसने लगा, पर उसकी बात सुनकर लीलाजी और रिया दोनों को गुस्सा आ गया। रिया अपनी उंगली अभिषेक को दिखाते हुए गुस्से से बोली, हे यू जबान संभाल कर बात करो समझे, एक तो हमारे ही घर के अंदर खड़े हो, ऊपर से हमारी ही बेइज्जती कर रहे हो। वही अभिषेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे, और यह तो रिया न सिर्फ उससे ऊंची आवाज में बात कर रही थी बल्कि उसे उंगली भी दिखा रही थी। उसके उंगली को देखकर अभिषेक जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक ही उसने रिया की उंगली को मरोड़ते हुए गुस्से से कहा, ओह न न न न लिटिल नागिन, ऐसे नहीं करते, क्योंकि मुझे कोई उंगली दिखाए ये मुझे पसंद नहीं, और जो भी ऐसी हरकत करता है तो मैं उसकी उंगली हमेशा के लिए तोड़ देता हूँ। उसके इस तरह उंगली मोड़ने से रिया को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया, मगर जैसे ही उसने अभिषेक की बात सुनी तो वो डर गई। उसने तुरंत उससे अपनी उंगली छुड़ाई और 2 कदम दूर हो गई। ये देख अभिषेक अपनी आंखें छोटी करके जोर से बोला, जाओ और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आओ। उसने ये इतनी तेज आवाज में बोला था कि लीलाजी और रिया दोनों ही अपनी जगह से उछल गई। लीलाजी तो इतनी डर गई कि वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी होकर अंदर भाग गई, और फिर कुछ देर बाद अपने हाथ में पेपर्स लेकर आई, और फिर उसे अभिषेक को देते हुए हकलाकर बोली, ये लो, ये वो पेपर्स है। अभिषेक लीलाजी के हाथ से पेपर लेकर पढ़ने लगा। फिर उसने एक सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान देते हुए लीलाजी से बड़े ही आदर के साथ कहा, थैंक यू सो मच मिसेस खुर्राना, आपको नहीं पता कि आपने मुझ कितना बड़ा एहसान किया है, इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इतना कहकर वो अपने हाथ जोड़कर बाहर जाने से पहले बड़े ही संस्कारी तरीके से बोला, नमस्ते आंटी, तो मैं अब चलता हूँ, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ प्लीज जन तक सब कुछ मेरे भाई का नहीं जाए, तब तक मेरी लिटिल बेब का पैसा ज्यादा मत उड़ाएगा, वरना बाद में आप लोगों को बहुत ही दिक्कत हो सकती है। इतना कहते ही वो चला गया। उसके जाते ही लीलाजी और रिया होश में आई। वो दोनों ही अभिषेक के बिहेवियर से हैरान थी। लीलाजी हैरानी से बोली, ये तो हमसे भी 4 कदम आगे है, इतना तो मौसम भी नहीं बदलता जितने रंग इसने इन कुछ मिनटों में हमें दिखा दिए हैं। रिया ने अपनी मॉम की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वही दूसरी तरफ अर्शी ने आर्यन और अनन्या को घर छोड़ने के लिए अपने लोगों से कह दिया था, पर वो दोनों है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आर्यन अपना मुंह बनाते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो तुम लोग मुझे कहाँ छोड़ोगे? ये सुनकर अर्शी जो अपनी रूम की तरफ जा रही थी उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाकर आर्यन से सवाल किया, क्या तुम कोई बच्चे हो जिसे अपने घर का एड्रेस नहीं पता? उसकी बात का जवाब देते हुए आर्यन खुशी से बोला, भाई कहते हैं मैं अभी बच्चा हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये सुन अर्शी के सभी बॉडीगार्ड्स अपना मुंह छुपाकर हंसने लगे। तो अर्शी ने इस बार अपने दांत पीसते हुए पूछा, एड्रेस नहीं पता पर रास्ता तो पता होगा ना? ये सुनकर आर्यन ने अपनी गर्दन न में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं क्यों रास्ता याद करूँ, वो काम तो अंश, वेद, अहम और ड्राइवर का है, मुझे तो सिर्फ कार में बैठना पड़ता है। इतना कहने के बाद वो बड़े ही एटीट्यूड से आगे बोला, भाई कहते हैं मेरे जैसे इंटेलिजेंट लोगों को केवल आराम करना चाहिए, क्योंकि बाकी काम के लिए वो लोग हैं। उसके एटीट्यूड को देखकर अर्शी दांत पीसते हुए बोली, हाँ लगता है तुम्हारे भाई ने तुम्हारे टैलेंट को काफी पहले ही देख लिया था। इतना कहकर उसने अनन्या की तरफ देखा कि शायद उसे घर का एड्रेस पता होगा।
पर अनन्या अर्शी की सख्त नजरों से डर के आर्यन के पीछे छिपे हुए बोली, जीडी मैं तो सिर्फ 2 ही बार मॉन्स्टर के घर गई हूँ और उन्होंने तो बताया भी नहीं था कि मुझे उनके घर का एड्रेस याद करना चाहिए। इतना कहकर वो झांकर अर्शी को देखने लगी, जिसके चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। अर्शी अपने पीए को ऑर्डर देते हुए सर्द आवाज में बोली, जाओ और जाकर इन बच्चों के घर का पता लगाओ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। ये देख आर्यन भी उसके पीछे जाने लगा। तभी गोली चलने की आवाज आई। इस आवाज को सुनते ही अर्शी और उसके लोग अलर्ट हो गए। वही ये आवाज सुनकर अनन्या ने आर्यन से पूछा, बेबी देवर ये कैसी आवाज है, क्या हम भी चल के देखें? तो आर्यन उसका हाथ पकड़कर बोला, बेब मॉम चलो चलकर देखते हैं कि कौन इतनी सुबह सुबह पटके फोड़ रहा है। इतना कहके वो दोनों वहां से बाहर की तरफ भागने लगे। ये देख अर्शी चिल्लाई, पकड़ो उन्हें। अर्शी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके लोग आर्यन और अनन्या के पीछे चले गए। वही अंश ने भी गोली चलने की आवाज सुन ली थी, क्योंकि वो आर्यन और अनन्या को ढूंढते ढूंढते वही पहुंच गया था। अंश अपनी गन निकालकर कॉरिडोर से आगे बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसके दिल में एक डर था कि कहीं आर्यन और अनन्या किसी खतरे में न हो। वो अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी कनिका उसके पीछे आकर बोली, हनी तुम्हारे पास तो गन भी है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। उसके मुंह से हनी सुनकर अंश इरिटेट होकर बोला, डोंट कॉल मी हुई ओके। इतना कहकर अंश दोबारा आगे बढ़ने लगा। इस बार वो जल्दी जल्दी जा रहा था, क्योंकि वो कनिका से तंग आ चुका था। वही उसे जल्दी जल्दी जाता देख कनिका भी जल्दी जल्दी चलने लगी, तो अंश एकदम से भागने लगा। वही जो लोग आर्यन को मारने आए थे, जब उन्होंने आर्यन को भागते देखा तो वो सब भी आर्यन के पीछे भागने लगे। जो लोग आर्यन को मारने आए थे उन सभी का बॉस चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोला, जल्दी करो उसे पकड़ो, वो भाग के न जाने पाए, क्योंकि अगर वो मर गया या हमारे हाथ लग गया तो हम उस अश्वत्थ सिंह राठौर को अपने काबू में कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर उसके लोग आर्यन की तरफ फायरिंग करने लगे, तो अर्शी ने तुरंत आर्यन और अनन्या को कवर कर लिया। और जो लोग आर्यन पर फायरिंग कर रहे थे, अपनी गन निकाल कर वो भी उन पर फायरिंग करने लगी। अर्शी फायरिंग करते हुए बोली, तुम दोनों ऐसे भागो नहीं, मेरे साथ रहो। उसकी बात आर्यन ने शायद कुछ ज्यादा ही दिल पर ले ली, इसलिए वो शर्माते हुए बोला, मैं तो वैसे भी तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, पर अब तो तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं, तो चिंता मत करो, मैं भाई से हमारी शादी के बारे में बात कर लूंगा। वो बोल ही रहा था कि तभी अंश भी उस एरिया में आ गया। उसने जैसे ही देखा कुछ लोग आर्यन की तरफ फायरिंग कर रहे हैं, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से उन सब पर गोली चलाना शुरू कर दिया। अंश की बंदूक से निकली एक एक गोली सीधा उन आदमियों के सर पर लग रही थी। वही आर्यन ने जैसे ही अंश को देखा, वो अनन्या से डरते हुए बोला, लिटिल बेब मॉम अंश आ गया है, भागो। इतना कहते ही उसने अर्शी और अनन्या दोनों का हाथ पकड़ा और भागने लगा। उसे भागते देख अंश गुस्से से बोला, ये पागल बच्चा कहाँ जा रहा है और अब किसे अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहा है। उसकी बात सुनकर कनिका ने भी उस दिशा में देखा, तो वो अर्शी के साथ आर्यन को देखकर हैरान होते हुए बोली, अरे तुम मेरे जीजू को जानते हो? उसके मुंह से जीजू सुनकर अंश ने हैरान होकर पूछा, कौन जीजू, और तुम उसे जीजू क्यों कह रही हो, और उसके साथ वो लड़की कौन है? तो कनिका खुश होकर बोली, चिंता मत करो, मेरी बहन भले ही हार्टलेस है, पर वो मेरे जीजू जी को कुछ नहीं होने देगी। और रही बात कि मैं उन्हें कैसे जानती हूँ, तो तुमसे मिलने के थोड़ी देर पहले ही मैंने उन्हें मेरी बहन के साथ रोमांस करते हुए देखा था, और वो लोग तो किस भी कर रहे थे। ये सुनकर तो अंश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी आंखें फाड़े आर्यन को देखते हुए बोला, ये छोटकू रोमांस कर रहा था, इसके पास एक गर्लफ्रेंड भी है। यकीन नहीं हो रहा कि जिस बच्चे ने अभी ढंग से चलना भी नहीं सीखा उसके पास गर्लफ्रेंड है। वही आर्यन, अनन्या और अर्शी होटल के बाहर आ गए थे। तभी कई सारी कार्स आके होटल के एंट्रेंस पर रुकी। उन सभी कार्स का डोर ओपन हुआ और कई सारे बॉडीगार्ड्स बाहर निकल के होटल के अंदर जाने लगे। उन सभी बॉडीगार्ड्स के बीच अश्वत्थ, अहम, अगस्त और वेद भी थे। तभी भागते हुए अगस्त की नजर होटल के बाहर खड़े आर्यन और अनन्या पर पड़ी, जो उन्हें देखकर अर्शी के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों को देख अगस्त जोर से बोला, अश्वत्थ, आर्यन और अनन्या। उसके इतना कहते ही सभी लोग अपनी जगह पर रुक गए।
अश्वथ ने घूर के उस तरफ देखा जहां आर्यन खड़ा था। उसे सही सलामत देखकर उसके दिल को सुकून मिला। उसने तुरंत अनन्या और आर्यन को अपने पास आने का इशारा किया तो अनन्या और आर्यन तुरंत उसकी तरफ जाने लगे, मगर तभी एक गोली चली। उस गोली की आवाज सुनकर सभी अपनी जगह पर जम गए। तभी अंश, वेद, अहम और कनिका जोर से चिल्लाए, आर्यन, अनन्या, अर्शी। अनन्या और आर्यन जैसे ही अश्वथ के पास जाने लगे, तभी अर्शी की नजर सामने बिल्डिंग पर पड़ी जहां पर खड़ा एक इंसान राइफल से आर्यन के ऊपर फायरिंग करने ही वाला था। ये देख अर्शी की आंखें छोटी हो गई। तभी गोली चली। इससे पहले कि गोली आर्यन को लगती, अर्शी ने आर्यन को गले लगाकर उसे घुमा दिया और खुद उसकी जगह पर आ गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी पता नहीं चला। वही गोली की आवाज सुनकर सभी चौंक गए। तभी अगस्त, वेद, अहम, कनिका और अंश चिल्लाए, अनन्या, आर्यन, अर्शी। वही आर्यन अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए अर्शी को देखने लगा। फिर वो अचानक ही खुश होकर बोला, ओह गैंगस्टर, मैं जा रहा हूँ क्या, इसलिए ही तुम मुझे गले लगा रही हो? एक मिनट, कहीं तुम्हें किस तो नहीं चाहिए? इतना कहते ही उसने तुरंत अर्शी के होठों को सबके सामने चूम लिया, पर वो 1 मिनट में ही उससे दूर हो गया। वही आर्यन की इस हरकत से सभी ये भूल गए कि अभी अभी गोली चली थी। अश्वथ तो तब होश में आया जब अनन्या उसके गले लगी। उसके गले लगते ही अश्वथ ने उसे कस के गले लगाकर डांटते हुए कहा, ग्रीडी गर्ल, तुम बहुत शरारती हो गई हो, लगता है तुम्हें और आर्यन को पनिशमेंट की जरूरत है। उसकी डांट सुनकर अनन्या का मुंह बन गया। उसने अश्वथ को धक्का दिया और पीछे मुड़कर दोबारा भागकर आर्यन के पास पहुंच गई। उसकी इस हरकत से अश्वथ हैरान हो गया, पर उसने खुद के गुस्से को ये कहकर शांत कर लिया कि अनन्या अभी बच्ची है। वही अर्शी की आंखें एकदम लाल हो गई। उसके माथे से पसीना निकलने लगा और वो खुद को आर्यन से अलग करने लगी। तभी आर्यन को अपने हाथ में कुछ गीला गीला महसूस होने लगा, तो उसने अर्शी को छोड़कर अपने हाथ को देखा जिस पर खून लगा हुआ था। ये देख वो पैनिक करने लगा। आर्यन डर के मारे चीखते हुए बोला, भाई भाई, खून भाई। इतना कहते कहते वो पीछे की तरफ जाने लगा। आर्यन जब 6 साल का था तब एक दिन वो रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक ट्रक उसकी तरफ आ रही थी। इससे पहले कि वो ट्रक आर्यन को टक्कर मारती, एक आदमी ने आर्यन को बचा लिया, मगर उस आदमी को ट्रक कुचलते हुए निकल गया। जब आर्यन ने ये सीन देखा तो वो काफी घबरा गया था कि उसके कारण ही उस आदमी की जान गई है। तब से ही वो खून देख पैनिक करने लगता है। वही अश्वथ ने जब आर्यन की हालत देखी तो वो भागते हुए आर्यन के पास जाकर उसे शांत कराने लगा, पर आर्यन शांत ही नहीं हो रहा था। वो अश्वथ के गले लगकर रोते हुए बस एक ही बात बोले जा रहा था, भाई भाई, ये मेरे कारण हुआ है, सब मेरी वजह से होता है भाई। वही उसकी बिगड़ती हालत देखकर सभी परेशान हो गए। अर्शी ने आर्यन की हालत देखकर अपने होठों को दांतों तले चबा लिया। तभी कनिका उसके पास आकर घबराते हुए बोली, अर्शी, ये खून कैसा, क्या तुम ठीक हो? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। उसकी बात सुनकर अर्शी आर्यन को देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, आई एम फाइन। दी गोली बस हाथ को छू कर निकली है। भले ही अर्शी को गोली लगी थी, पर उसके चेहरे पर दर्द का नमो निशान नहीं था, जैसे ये उसके लिए छोटी बात हो। अर्शी कुछ देर तक आर्यन को देखती रही, फिर आर्यन के पास जाकर बोली, हे प्रीटी बॉय, आई एम फाइन, शांत हो जाओ। आर्यन अब तक काफी शांत हो चुका था, पर अर्शी की बात सुनकर वो उसके गले लग गया और सिसकते हुए बोला, तुम ठीक हो, पर खून, हॉस्पिटल चलो वरना हम शादी कैसे करेंगे। इतना कहकर उसने कस के अर्शी को पकड़, पर उसकी बात सुनकर सभी उसे बुरी तरह घूरने लगे, पर सबने ये देखकर राहत की सांस ली कि आर्यन अर्शी के गले लगते ही शांत हो गया था। थोड़ी देर बाद सभी अपनी अपनी कार से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। आर्यन अर्शी को छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए वो इस वक्त अर्शी के साथ उसकी कार में बैठा और अर्शी उसे घूर रही थी। ये देख आर्यन विंडो से चिपकते हुए बोला, मुझे ऐसे मत घूरो, मुझे सिर्फ मेरी बीवी ही घूर सकती है, समझी तुम, वरना मैं हैरेसमेंट के केस में तुम्हें जेल भेज दूंगा। ये सुनकर अर्शी की आंखें छोटी हो गई। तभी आर्यन फिर से बोला, एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें गोली लगी है? नहीं, मेरा मतलब कहीं तुम्हें मुझ जैसे प्रिटी, क्यूट,
हैंडसम और विश्व सुंदरी से प्यार तो नहीं हो गया, और ये सब तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो। उसकी बात का अर्शी कुछ जवाब देती उससे पहले ही आर्यन उसके हाथ को पकड़कर बोला, कहीं खून की जगह कैचअप तो नहीं है ये। इतना कहने के बाद उसकी नजर जैसे ही खून पर पड़ी वो फिर से पैनिक करने लगा। ये देख अर्शी ने तुरंत अपने हाथ को खींच लिया और फिर कार का पार्टीशन ऑन करके इविल स्माइल करके आर्यन को देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सबके सामने किस करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? इतना कहते ही वो आर्यन को बुरी तरह घूरने लगी। उसके इस तरह घूरने से आर्यन डरते हुए बोला, और मैंने तो तुम्हें बिना कपड़ों के भी देखा है, तो क्या तुम केवल किस के लिए ही पनिश करोगी? ये कहकर आर्यन मासूमियत से अर्शी को देखने लगा। तो अर्शी अपने दांत पीसते हुए बोली, आई विल किल यू। उसे गुस्सा करता देख आर्यन ने अपनी शर्ट उतरते हुए कहा, नहीं गुस्सा मत हो, तुम भी मुझे देख लो। उसने अभी अपनी शर्ट के 3 बटन ही खोले थे कि तभी हॉस्पिटल आ गया। कार के रुकते ही अर्शी तुरंत उतर गई, क्योंकि वो अब आर्यन जैसे बेशर्म के साथ नहीं रहना चाहती थी। वही अश्वत्थ भी अनन्या को गोद में लेके हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा, क्योंकि अनन्या अचानक ही रोते हुए बेहोश हो गई थी। पर एंट्रेंस पर पहुंचते ही वो और अर्शी एक दूसरे से टकरा गए। तो अश्वत्थ और अर्शी घूर के एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों के ही आंखों में कोई भाव नहीं था, दोनों के ही चेहरे एक्सप्रेशनलेस थे। ये देखकर अगस्त धीरे से बोला, दोनों ही बिल्कुल टक्कर के हैं, देखो तो इस घूरने के कंपटीशन में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसकी बात सुनकर अंश बोला, वैसे अगर ये दोनों एक ही छत के नीचे रहे तो कैसा रहेगा? शायद इनके डरावने चेहरे को देखकर हम सब बेहोश हो जाएं। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी कनिका ने हैरान होकर आर्यन से पूछा, जीजू ये आपने अपनी शर्ट की बटन क्यों खोली है? उसने ये बात काफी जोर से बोली थी, जिसे सुनकर अश्वत्थ और अर्शी भी आर्यन को देखने लगे। तो आर्यन शर्माते हुए कनिका से बोला, वो मैंने गैंगस्टर को गलती से बिना टॉवेल के देख लिया था, इसलिए हिसाब बराबर करने के लिए मैं भी उसे खुद को दिखा रहा था, पर वो कार से भाग आई। ये सुनकर सभी शॉक हो गए। तो वही अर्शी का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसके कान भी शर्म के कारण लाल हो गए। उसका मन कर रहा था कि वो अभी आर्यन को जान से मार दे। तभी अश्वत्थ उसे घूरते हुए बोला, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके हर्ट होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अश्वत्थ के ये कहते ही अर्शी उसे घूरते हुए सपाट लहजे में बोली, तो इससे मेरा क्या लेना देना? उसका जवाब सुनकर अश्वत्थ की मुट्ठी कस गई। उसे गुस्से में देखकर अर्शी के होठों पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। वो अश्वत्थ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने जेब में हाथ डालकर बोली, तो अगर मैं मोस्ट पावरफुल मिस्टर अश्वत्थ सिंह राठौर के भाई को हर्ट कर दूं तो फिर द अश्वत्थ सिंह राठौर मेरे साथ क्या करेंगे? इतना कहकर अर्शी उसे बड़े ही एटीट्यूड से देखने लगी। वही अश्वत्थ जो अंदर जाने वाला था, उसकी हाथों की मुट्ठी कस गई। वो अपनी लाल आंखों से अर्शी को देखते हुए बोला, तुम चाहो तो मुझे आजमा कर देख सकती हो। इतना कहते ही वो चला गया। वही अर्शी बड़े ही इंटरेस्ट से अश्वत्थ की पीठ को देख रही थी। फिर एक नजर आर्यन को देखकर वो भी अंदर चली गई। उन दोनों के ही अंदर जाते ही अहम आर्यन के सर पर मारते हुए गुस्से से बोला, यहाँ हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे और तुम तो मजे कर रहे थे। शर्म नहीं आती तुम्हें? हम सब तुमसे बड़े हैं और तुम सबसे पहले गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हो। वेद भी आर्यन को मारते हुए बोला, गधा कहीं का, अभी दूध के दांत टूटे नहीं हैं और इन साहबजादे को शादी करनी है। उनकी मार झके आर्यन गुस्से से वहां से भागते हुए बोला, हाँ तो तुम्हारे तरह बूढ़ा होकर थोड़ी न शादी करूंगा। उसके जाते ही कनिका अंश से बोली, हनी चलो हम भी अंदर चलते हैं। इतना कहकर वो घसीट कर अंश को ले जाने लगी। वही उसके मुंह से हनी सुनकर अहम, वेद और अगस्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अगस्त अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से बोला, इस अंश को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने कहा था हम सब मरते दम तक सिंगल रहेंगे, लेकिन खुद लड़की लेकर घूम रहा है। वही अश्वत्थ अनन्या को घूर रहा था और अनन्या बेड पर लेटी थी। अब तक उसे होश आ चुका था। तभी डॉक्टर अश्वत्थ को देखकर डरते हुए बोले, मिस्टर राठौर मुझे नहीं लगता इनका बेहोश होना कोई निर्मल बात है, प्लीज पहले इनका पूरा बॉडी चेकअप कराइए। तो अश्वत्थ अनन्या को घूरते हुए ही डॉक्टर से बोला, तो आप किस लिए है, चेकअप कीजिए। अश्वत्थ के इतना कहते ही डॉक्टर चेकअप की तैयारी करने के लिए बाहर चले गए।
उनके जाते ही अश्वत्थ ने घूरते हुए अनन्या से पूछा, तुम बेहोश होने से पहले क्या बोली थी? मुझे वो शब्द फिर से सुनना है। तो अनन्या ने अश्वत्थ के डरावने चेहरे को देखते हुए डर कर जवाब दिया, मैं जब भी बेहोश होती थी तो रिया दीदी कहती थी कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। उसकी मरने वाली बात सुनकर अश्वत्थ ने अपने दांत भींच लिए। वो कुछ बोलता तभी अनन्या फिर से बोली, मॉन्स्टर, मैं बोल रही ही मरने से पहले मुझ जैसे गरीब का भला कर दो, बस थोड़ी प्रॉपर्टी ही तो मांग रही हूँ ताकि मैं भी अमीर बनके मार सकूं। फिर मैं भी शो ऑफ कर सकूंगी कि मैं अमीर हूँ। मॉन्स्टर। बोलते बोलते अचानक अनन्या चिल्लाने लगी। उनकी अश्वत्थ ने बार बार उसकी मरने वाली बात सुनकर गुस्से से उसके जबड़े को पकड़ लिया था। फिर वो दांत पीसते हुए एक एक शब्द चबाकर बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और ये मरने वाली बात मुझसे मत करना वरना मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी? उसके गुस्से से डरकर अनन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुन अनन्या दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, ये तो बहुत अमीर लग रहे हैं।